ठीक है। सो बेसिकली मेरे को जो क्वेश्चंस मिले हैं वो मिला 4, 5, 8, 9, 12 अभी फिलहाल, है ना। तो देखिए एक एक करके सॉल्व करता हूँ। डी किशोर यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में ना क्या है कि अब कहाँ गया स्टेटमेंट, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ सर्कल, सॉरी एंड्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर तो पहले एक सर्कल बनाना है, सर्कल पे फिर एक डायमीटर बनाना है, राइट। तो चलिए कितने दिन हो गए ये सब यूज किया हुआ। ठीक है, तो ये अपना सर्कल हो गया। अभी सर्कल पे मैं बनाऊंगा एक डायमीटर। ये अपना डायमीटर हो गया। अब इस डायमीटर ने सर्कल को जो एंड पॉइंट्स पे टच किया है ना डी किशोर, आपको वहां पे टेंजेंट बनाना है। तो एक ये टेंजेंट हो जाएगा और एक ये टेंजेंट हो जाएगा। ओके, सो अब मुझे लेट मी जस्ट सब मार्किंग्स कर लेते हैं, ओ ए बी। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, है ना। L1 और L2 में इसको डिवाइड कर लेते हैं और मुझे बस ये प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो एक छोटा सा अप्रोच क्या लगा सकते हो, जानते हो, छोटा सा अप्रोच। इतना देखो कि यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूं P और यहाँ पे इसको मार्क कर दूं Q, ओके, तो एंगल ओ बी पी ये तो 90 डिग्री होगा डी किशोर, यस और नो। ओबीपी विल बी 90 डिग्री, यस और नो, जल्दी बताओ। 90 डिग्री हो गया, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं ओ ए क्यू की बात करूं, एंगल ओ ए क्यू, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये देखो कि ये 90 है, ये भी 90 है। अब अगर दो, और ये जो ए बी है ना, कहने के लिए लाइन L1 और L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन L1, इसको ऐसे लिख सकते हो, बट या ये भी देखो ये वाला एंगल इक्वल है। मतलब दो पैरेलल, यार सिंपल सी चीज है जो क्लास 9th में हम लोग पढ़ते थे लाइंस एंड एंगल्स वाले पार्ट में, दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल्स so there used to be certain theorems which were true, right? Theorems like corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, corresponding angles on the same side of the transversals are equal. तो वो जो थ्योरम्स वहां पे एप्लीकेबल होते थे वो कब एप्लीकेबल होते थे, वो तब एप्लीकेबल होते थे when two lines were parallel। तो हम उसी का कन्वर्स यूज करेंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे कि एंगल OBP प्लस एंगल OAQ जो है 180 डिग्री है, बट दीज आर, तो यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन ये लिखा जा सकता है, एंगल OBP प्लस एंगल OAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मतलब ऊपर दोनों अगर 90 है तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे एक छोटा सा हम वो क्या लिख सकते हैं, हम छोटा सा अपना डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि बट दीज आर co-interior angles formed on the but these are co-interior angles formed on the same side of the transversal AB। फिर यहां से लिख सकते हो hence L1 parallel to L2, ठीक है, hence the two tangents are parallel। क्या ये बात समझ में आई? डी किशोर ने ओके बोल दिया, डन। तो ये इसी का डाउट था, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Prove that the perpendicular at the point of contact of the tangent passes through the center. अपने को ये प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास करेगा. ये प्रूफ करना है. ये कहीं ना कहीं हमको एज अ थ्योरम पता होता था, अब इसी को कहीं ना कहीं प्रूफ करना पड़ रहा है. देखो, तो जिन जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में रिया कह रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. रिया, यहाँ पे वो वाली लॉजिक नहीं लगने वाली, ठीक है. यहाँ पे हम वो लॉजिक से नहीं ये कर रहे, हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि बताइए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो सेंटर से बनेगा. हमको कहीं ना कहीं ये प्रूफ करना है. तो वो वाला थ्योरम का थोड़ा सा अप्रोच लगेगा, बट अगेन इसको भी सॉल्व हम लोग या प्रूफ जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से करेंगे. अब वो गंदा सा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? तो कॉन्ट्राडिक्शन ये होगा कि जो हमने थ्योरम पर रखा हुआ है, एक बार वापस से क्वेश्चन पे आते हैं. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर. let the perpendicular pass through O डैश. मान लेते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो O डैश से पास हो रहा है. तो अगर वो O डैश से पास हो रहा है तो एंगल O डैश PQ ये कितना हो जाएगा? फिर सवाल ये प्रूफ करना है कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो O से पास करेगा. O आपका सेंटर है, ठीक है. तो हम अभी मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से कि हमारा जो सेंटर है वो O से नहीं, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो O से नहीं O डैश से पास कर रहा है. तो अगर ये अजम्पशन करेंगे तो उस हिसाब से हमारा O डैश PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 90 डिग्री, है ना. ये 90 डिग्री हो जाएगा. बट अब अगर हम थ्योरम्स को देखें, बिकॉज देखिए स्टूडेंट, हम अगर एक क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं तो किसी क्वेश्चन में अगर हमको पीछे के किसी थ्योरम का यूज करना पड़ जाए ना, तो हम उस थ्योरम का यूज कर सकते हैं. ओके, पॉइंट इज कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर वहां पे हम कोई प्रूवन थ्योरम का यूज करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बट फ्रॉम थ्योरम 10.2. मैं पूरा थ्योरम नहीं लिख रहा, मैं थ्योरम 10.2 लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए. बट फ्रॉम थ्योरम 10.2 एंगल OPQ कितना है? एंगल OPQ कितना हो गया? वो हो गया 90 डिग्री. तो अगर हम इसको मार्क कर ले 1 और इसको मार्क कर ले 2, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल O डैश PQ इज इक्वल टू एंगल OPQ. कह सकते हैं क्या? चेक करके बताओ. तो पहला अप्रोच क्या था? पहला अप्रोच था कि हमने एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन माना या छोटा सा अजम्पशन माना कि मान लेते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो O डैश से पास कर रहा है. तो अगर हमने ये माना कि हमारा परपेंडिकुलर O डैश से पास कर रहा है तो एंगल O डैश PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हमारा 90 डिग्री निकल कर आएगा. ठीक है. उसके बाद लेकिन थ्योरम 10.2 क्या कह रहा है? थ्योरम 10.2 कह रहा है कि एंगल OPQ का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा. अब क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना. दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. बट फ्रॉम आवर डायग्राम, लेकिन अगर आप अपना हमारा डायग्राम देखोगे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया, क्या स्टूडेंट्स उस डायग्राम में दोनों एंगल्स इक्वल है क्या? मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है क्या उस डायग्राम में दोनों एंगल्स इक्वल है?
बताओ, नहीं है ना? तो हम इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करवाएंगे? देखो, बट फ्रॉम माई डायग्राम, बट फ्रॉम माई डायग्राम एंगल OPQ, मेरे डायग्राम में तो OPQ का जो वैल्यू है वो आपका एंगल O'PQ से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे डायग्राम में OPQ का जो वैल्यू है वो O'PQ से बड़ा आ रहा है ना? हो सकता था आप में से किसी ने ऐसा पॉइंट लिया हो सकता था आप में से किसी ने इस तरीके का पॉइंट लिया हो, तो उस केस में आपका O'PQ का जो मेजर होता वो आपका OPQ से ज्यादा बड़ा होता। O'PQ का जो मेजर होता वो आपका OPQ से ज्यादा बड़ा होता। तो यहाँ से क्या लर्निंग मिल रही है हम लोग को? यहाँ से हमको ये लर्निंग मिल रही है कि चाहे वो पॉइंट या तो O के थोड़े से राइट में होगा या वो पॉइंट थोड़ा सा O के लेफ्ट में होगा, दोनों ही केस में हमारे दोनों एंगल्स डायग्राम में तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते ना। और अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि उस डायग्राम में भी वो इक्वल हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा दोनों एंगल डायग्राम में भी इक्वल हो, तो वो कब हो सकता है बताइए? वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा। Therefore the equality is possible, therefore the equality is possible only when, the equality is possible only when O and O' coincides। इक्वालिटी कब पॉसिबल होगी? इक्वालिटी सिर्फ तब पॉसिबल होगी जब O और O' दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे, या कह सकते हो कि दोनों सेम लाइन के ऊपर आएंगे। ये भी कह सकते थे कि कोइंसाइड करेंगे और O and O' will lie on the same line, will lie on the सेम लाइन। क्या ये लॉजिक समझ में आया है सबको? देखो मैं जूम आउट कर रहा हूं, प्लीज लुक एट द कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार पूरे सॉल्यूशन को सबको अच्छे से ध्यान से देखो। छोटा सा काम था, हमको ये प्रूव करना था कि जो हमारा सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा। तो अगर वो सेंटर से पास करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो मैंने माना कि चलो मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो O' है, वो O मैंने सेंटर रखा है और एक दूसरा पॉइंट रखा है O', और O' से परपेंडिकुलर बन रहा है, तो O'PQ की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। लेकिन हमने थ्योरम 10.2 पढ़ा था जिसके हिसाब से एंगल OPQ भी 90 डिग्री होगा। अब दोनों 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन मेरे डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एक एंगल दूसरा एंगल से बड़ा आ रहा है। तो अगर मैं अपने डायग्राम में दोनों एंगल्स इक्वल चाहता हूं, क्योंकि दोनों एंगल्स का एक आर्म सेम है PQ, तो दोनों एंगल्स का दूसरा आर्म भी सेम होना पड़ेगा। और अगर दूसरा आर्म भी सेम होना पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब O और O' कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट हो जाए, या फिर O और O' दोनों एक ही लाइन के ऊपर आए। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा ये सॉल्यूशन। इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप अनम्यूट हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करता हूँ, फिर आप अपना सवाल पूछना। बट बी वेरी क्लियर, अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है इसको लेकर तो आप पूछिए, है ना? ओके, सब कोई कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है। थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले एक्सरसाइज खत्म कराता हूँ ना। चलिए, तो मेरे को इसके बाद लोगों ने पूछा था, आई थिंक 8 पूछा था क्या? साहिल, आई थिंक 8 मैंने क्लास में करवाया है क्या?
हाँ देखो, रिया कह रही है, अपूर्वा भी कह रही है करवाया है। A1 का तो मुझे याद है, बट A2 के भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मिष्टी कह रही है, अपूर्वा कह रही है, रिया कह रही है कि हाँ करवाया है। एग्जैक्टली exactly. थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, आइदर यू वर एब्सेंट ऑन दैट डे। हिंट देकर कराया था। अच्छा ठीक है, फटाफट देख लो एक बार। देखो, देखिए सिंपल सा फंडा क्या है ना, 8 का ये डायग्राम है, ये वाला है ना, और हमको ये प्रूफ करना है। तो मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, कोई भी एक साइड उठाओ, और वहां पे देखो ए बी प्लस सी डी दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी प्लस सी डी दिया हुआ है। अब अगर मैं डायग्राम में देखूं, तो ए बी जो है ना, उसके बीच में पॉइंट आ रहा था पी, तो आप ए बी को लिख सकते थे ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। सी डी को लिख सकते थे सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। ठीक है। अब देखिए, जो थ्योरम 10.2 है वो क्या कहता है, थ्योरम 10.2 मतलब जो सेकंड एक्सरसाइज में थ्योरम पढ़े थे, वो ये कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनता है ना, उसके लेंथ इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट के एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होता है उसका लेंथ इक्वल होता है। इसका मतलब है एपी का लेंथ और एएस का लेंथ सेम होगा। ठीक है। तो इसको एकदम अगर शॉर्ट में समझाना होता मुझे साहिल, तो मैं बोलता कि एपी का लेंथ अगर एक्स है ना, तो एएस का लेंथ भी एक्स होगा। सिमिलरली पीबी का लेंथ अगर वाई है ना, तो इसका भी लेंथ वाई होता है। अब सी से देखो, तो सी से दो टेंजेंट बना, एक सीआर है एक सीक्यू है, तो सीआर का वैल्यू अगर जेड होता तो सीक्यू भी जेड होता। एंड सिमिलरली डीआर का वैल्यू अगर डब्ल्यू होता तो ये भी डब्ल्यू होता। तो एकदम शॉर्ट में अगर ये लॉजिक ही देखें, तो ये देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी में ए बी में क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है, सी डी में क्या आ रहा है, डब्ल्यू प्लस जेड आ रहा है। और बीसी प्लस एडी को देखो, तो बीसी प्लस एडी में भी क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। सेम चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम चीज आ रहा है। तो ये एकदम शॉर्टेस्ट तरीका हो गया। बाकी मैथमेटिकल प्रूफ यही होता कि आपने पहले ए बी और सी डी को ब्रेक किया, ए बी और सी डी को ब्रेक करने के बाद आपने लेट से एपी के जगह पे वो लिख दिया, क्या कहते हैं, एपी के जगह पे एएस लिख दिया, है ना, एपी के जगह पे एएस लिख दिया, बिकॉज वो दोनों इक्वल होंगे। पीबी के जगह पे बीक्यू लिख दिया, सीआर के जगह पे सीक्यू लिख दिया, एंड आरडी के जगह पे डीएस लिख दिया। और इसके बाद ये देखो, ये वाला पेयर इसके साथ बन जाएगा, ये वाला पेयर इसके साथ बन जाएगा, तो एएस प्लस डीएस देखो कितना हो रहा है, एडी हो रहा है, और बीक्यू प्लस सीक्यू कितना हो रहा है आपका, बीसी हो रहा है। तो ये आपका आरएचएस आ गया, है ना, ये आपका आरएचएस आ गया। क्लियर है साइड ये चीज? अर्णब, सर इसमें हम सारा रिजल्ट लिख के इक्वेशन बना के इक्वेट कर दिए थे, तो वो गलत है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है। आप कभी कोई गलती करते हो क्या वैसे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 मार्क कर लो यार सबको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा है। चलो, तो 9 कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड ए बी एक और टेंजेंट है। बाकी डायग्राम अपने सामने है। कह रहा है प्रूफ कीजिए कि एओ बी 90 डिग्री होगा, है ना, प्रूफ करना है कि एओ बी 90 डिग्री होगा। ए ओ बी कहाँ चला गया, ए ओ बी, ये वाला एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है ना। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, पैरेलल टेंजेंट आ रहा है। पैरेलल टेंजेंट का क्वेश्चन नंबर 4 में अभी अभी हमने कुछ प्रूफ किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी अभी हमने कुछ बेसिक चीजें भी प्रूफ की थी, राइट। तो छोटा मोटा हिंट, अब थोड़ा सा सोचो कि ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको किसी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी है, कोई एक एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है कि वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, तो हमने इस पूरे चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा था जो कहता है कि आपका जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो सेंटर से पास करेगा, है ना, मतलब रेडियस जो होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, एक थ्योरम बस पढ़ा।
दूसरा थ्योरम हमने पढ़ा है जो कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनाओगे वो इक्वल होंगे। तो फिर यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट ये समझ में आता है कि थ्योरम नंबर 2 जो सेकंड थ्योरम पढ़े थे, वो सेकंड थ्योरम तो कोई टेंजेंट्स के लेंथ के बारे में बात करता है, और एक थ्योरम पढ़े थे जो टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के बीच में 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पहला थ्योरम लगेगा कि दूसरा थ्योरम लगेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करना है तो पहला थ्योरम का भी यूज आएगा ही आएगा, बिना पहला बिकॉज सेकेंड थ्योरम तो खाली आपको एक्सटर्नल टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल बताता है, लेकिन थ्योरम नंबर 1 पहला थ्योरम बताता है कि आपका 90 डिग्री कहाँ पे बनता है ना। तो हम उस लॉजिक को यहाँ पे थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे कि एक लास्ट ईयर 9th में जब आप लोग ट्रायंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और ट्रायंगल्स में जब किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए दी जाती थी, कोई एंगल निकालने के लिए दिया जाता था या कुछ प्रूव करने दिया जाता था, तो जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी आप वो डायरेक्टली नहीं कर पाते हो, पहले आपको उससे रिलेटेड दूसरी चीजों पे फोकस करना पड़ता है। जैसे मैं अभी 9th में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देख लो, अगर आपको ट्रायंगल का कोई एक एंगल निकालने के लिए बोला गया है ना, तो आपका ध्यान बाकी दोनों एंगल्स पे होना चाहिए। बाकी दोनों एंगल्स सोचो कैसे निकलेगा, तो तीसरा एंगल खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमको ए और बी को 90 प्रूफ करना है, राइट? तो मेरा यहाँ पे दिमाग ये कह रहा है कि ए और बी को जो 90 प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को अगर हम 90 दिखा दिए तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, उसमें से अगर 2 का सम मैंने 90 कर दिया तो खुद ब खुद तीसरा भी 90 निकल कर आ जाएगा, राइट? तो ये होगा मेरा थॉट प्रोसेस। लेकिन इस थॉट प्रोसेस में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये कैसे करेंगे प्रूफ? तो अब उस प्रूफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन थिंक अबाउट ट्रायंगल्स। आता है ना तो कॉन्ग्रुएंसी जनरली लग ही जाती है, शायद ही ऐसा कोई टाइम आता है जहाँ पे ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो और कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे एक आपके दिमाग में चमक सकता है कि सर इस वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या? तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाओगे आपको वहां पे। चलो एक बार देखते हैं पहले कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा सब कोई। सोचो तो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तो इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर रेडियस। Then we will have angle Q and angle P as 90 degrees because radius is perpendicular to the tangent. But we don't have any idea or any knowledge about the third side or third angle. That is why we cannot go for any congruency out here. But क्या कर सकते हैं दूसरी चीज, अगर डायरेक्ट ट्रायंगल जो दिख रहे हैं उस ट्रायंगल में नहीं हो रहा, तो जिसके अंदर हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया, क्यों ना हम उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन कर दें? क्यों ना मैं O और C को ज्वाइन कर दूं? अगर मैंने O और C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल्स बन गए। 4 ट्रायंगल्स बन गए, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। जरा देख के बताओ तो, क्या अब आप कह सकते पा रहे हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? देख के बताइए सबको जल्दी से स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? बहुत आसानी से कह पा रहे अब तो, है ना? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या था? जॉइन ओसी। ओसी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। ओसी को ज्वाइन करने के साथ साथ अब ये जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ओ पी वाई एंड ट्रायंगल ओ सी ए, अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स ना कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो ये देखिए, दोनों में ये ओ ए तो कॉमन साइड हो गया, दोनों में ओपी और ओसी इक्वल होगा क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है। और ये बाहर में ये देख सकते हैं, बाहर में ये पीए है और यहाँ पे सीए है। तो पीए और सीए दोनों के दोनों आपके एक्सटर्नल वो है, क्या है, दोनों के दोनों आपके एक्सटर्नल टेंजेंट से, सेम पॉइंट से। तो इसके कारण ना एसएसएस रूल लग गया। अगर कोई एसएसएस नहीं लगाना चाहता तो आरएसएस भी लगा सकता है, एसएस बहुत सारे रूल्स लगाकर आप ट्राई कर सकते हो। तो मेन पॉइंट इज कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया
ओपीए सॉरी ओपीवाई नहीं है ना, ओपीए, मैंने वो वाई और ए बहुत आसपास है तो जल्दी जल्दी में वही लिख दिया, ओपीए। ठीक है। अच्छा, व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले बात किया ना कि वो जो ट्रायंगल एओबी को 90 प्रूफ करना है, उसके अंदर और दो एंगल्स आ रहे हैं, एक आ रहा है ओ ए बी और एक ओ बी ए, तो मैं ना उनका रिलेशन पे फोकस कर रहा हूँ। तो जब जैसे मुझे दो ट्रायंगल दिखे ना, मुझे दिख रहा है कि अब वो रिलेशन वहां पे निकल पाएगा। क्या निकल पाएगा वहां पे, तो हम वहां पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला जो है ना एंगल ए वो कहीं ना कहीं ओ ए से बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली जैसे स्टूडेंट हमने ऊपर के दो ट्रायंगल्स में ये काम किया है ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। हमने ये दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, अगर ये x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी दिखा पाएंगे कि ये वाला एंगल अगर y होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। तो सिमिलरली b पे जो एंगल बनेगा ना, ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, ये हो गया आपका 2। क्लियर? अब इसको करने से फायदा ये होता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऑलरेडी देख रखा है, या अभी कहो तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये ए बी आपका ना ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको हम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। डायग्राम में अगर एक्स लिखा हूं तो यहाँ पे भी कर देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स से, और इसको मार्क किया 1, और यहाँ पे इज इक्वल टू वाई से, और यहाँ पे 2 मार्क करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन xy and x dash y dash are parallel, वो पैरेलल दिया हुआ है, और वहां पे अगर आप देखोगे तो AB इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल implies एंगल PAB प्लस एंगल ABQ, ये कितना हो जाएगा फिर, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा क्या? ब्रैकेट में आप लिख देना को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है अभी तक क्या क्या किया हमने? हमने ओसी को ज्वाइन किया, फिर ऊपर के दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो दोनों एक्स इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे नीचे के दोनों वाई इक्वल हो जाएंगे। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो जो 2x और ये 2y है ना, ये एक्चुअली में कोइंटीरियर एंगल्स का पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि आपका xy और x डैश y डैश पैरेलल है और ये भी आपका ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, PAB के जगह पे रखेंगे 2x, ABQ के जगह पे रखेंगे 2y, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूरे साइड को 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स मेरा 90% काम खत्म हो गया, बिकॉज अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल OAB एंगल AOB प्लस x प्लस वाई। अब देखो उस ट्रायंगल को देखो, AOB को देखो, तो AOB ट्रायंगल को देखोगे तो आपको एक एंगल x दिखेगा, एक एंगल y दिखेगा, और एक दिखेगा जो सेंटर पे बन रहा है AOB। इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। किस रीजन से? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऊपर में क्योंकि हमने x प्लस वाई को 90 वो कर रखा है ना, तो इसको अगर आप 3 मार्क करते हो तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज कर लिया जाए
So AOB plus 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना यूजिंग 3। इम्प्लाइज यहां से आपका हो जाएगा कि AOB 90 डिग्री है। अगर समझ में आ गया ना तो नोट डाउन बाद में कर लेना, मैं क्लास के बाद ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, वहां से कर लेना, ठीक है। तो एक बार चेक करके बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा पार्ट में दिक्कत हो रहा है मेरे को बताना। अमन कह रहा है समझ आ गया। जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 में, लॉजिक क्या रहेगा, पहले हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। अच्छा अगेन ये पूरा तामझाम क्यों हुआ, पूरा तामझाम इसीलिए हुआ बिकॉज एक ट्रायंगल का एंगल निकालना था, और हमारा कभी भी वो एंगल डायरेक्टली नहीं निकलता है, कभी भी हमारा वो एंगल डायरेक्टली नहीं निकलता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उस ट्रायंगल के बाकी दोनों एंगल्स पे फोकस करते हैं। तो बाकी दोनों एंगल्स पे फोकस अगर करें तो वो कहीं ना कहीं हमको जो पैरेलल टेंजेंट था इसको भी यूज करना था, और एक्स और वाई के बीच का रिलेशन भी लाना था। तो हमने जैसे ही ओसी को ज्वाइन किया ना, हमको ट्रायंगल्स बनते हुए दिख गए, ट्रायंगल्स बनते हुए दिख गए तो हमने कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। कॉन्ग्रुएंसी लगा दी तो मैं देख पा रहा था कि मेरे को जो एक्स चाहिए था ना, वो ओएबी में जो एक्स चाहिए था वो एक्स और एक एक्स के बराबर है। सिमिलरली नीचे एक वाई जो है दूसरे वाई के बराबर है। फिर हमने देखा जो ऊपर 2x बन रहा है और नीचे 2y बन रहा है, ये एक्चुअली में को इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो वहां से x और y के बीच में रिलेशन आ गया, उसी को फिर एओबी ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी में यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 9 के बाद कौन सा बोलना है, 9 के बाद आई थिंक इतने मैसेज रहते हैं थोड़ा भूल गए। शिखर पूछ रहे हैं कि सर कभी सेम टू सेम बोर्ड में रिपीट हुआ है। हाँ शिखर हुआ है, इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप आर एस अग्रवाल उठा के देखे हो ना तो आपको दिख जाता कि आधे से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मुझे मैसेज आया है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, सबको 12 कर रहे हैं, 12। अब यही 12 वाला, 12 भी मैंने देखा हुआ है। ठीक है देखिए, 12 कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल के अंदर बनाया गया है, सर्कमस्क्राइब का मतलब हो गया कि वो ट्रायंगल के साइड्स को टच कर रहा होगा। डायग्राम हमारे सामने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। ओके नाउ लिसन, छोटी सी चीज, अगर ये 6 सेंटीमीटर है और जो सर्कल है वो अपने बीसी साइड को डी पे टच कर रही है, तो हम ये भी तो बना ही सकते हैं कि उसने यहाँ पे टच किया होगा ई पॉइंट पे और यहाँ पे टच किया होगा एफ पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और इस ट्रायंगल को पार्ट्स में डिवाइड करो। ये थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ये इतने छोटे छोटे ट्रायंगल्स क्यों बनाए, बिकॉज एक ट्रायंगल कहीं ना कहीं खुद बना हुआ था। अगर देखोगे तो एक ट्रायंगल कहीं ना कहीं खुद ही वो परपेंडिकुलर ओडी दे रखा था। तो हमको जैसे हमने ओ को सी और बी के साथ ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल यहाँ बना, तो जब एक ट्रायंगल यहाँ बन गया तो ऊपर भी हमने बाकी दोनों ट्रायंगल्स को कंप्लीट कर दिया। अब ये हमको दिख गया कि जो मेरा पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल है ना, वो 3 छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। पूरा का पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है वो 3 छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, ये जो भी मैंने आप रेड या ग्रीन से दिख रहा है ये सब कंस्ट्रक्शन में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सी डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो सी एफ का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, सी एफ का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली बी डी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो बीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सी डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बीडी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो बीई भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी एफ और सी डी जो है वो सी पॉइंट से 2 एक्सटर्नल टेंजेंट हो गए, एंड यहाँ पे बी पॉइंट से बीई एंड बीडी 2 एक्सटर्नल टेंजेंट्स हो गए जिनका लेंथ इक्वल होता है।
अब सिमिलरली आप देख पा रहे हो कि ऊपर जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट से भी दो टेंजेंट बना है, एक बना है एएफ और दूसरा बना है एई, तो इनका भी लेंथ क्या होना चाहिए, इनका भी लेंथ इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस वैल्यू इज एक्स, एई का वैल्यू एक्स है, तो एएफ का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, एएफ का वैल्यू भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक छोटा सा थॉट प्रोसेस देखते हैं। थॉट प्रोसेस ये है कि हमने यहाँ पे दो थ्योरम्स पढ़े थे इस पूरे चैप्टर में। एक पढ़ा था कि आपका जो रेडियस है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाएगा, देखो मैंने उसका यूज कर लिया है, ओडी हो गया, ओई हो गया, ओएफ हो गया, ये सब 90 डिग्री बना रहे टेंजेंट्स पे। दूसरा हमने थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है, तो अगर आप उसे भी ऑब्जर्व करोगे तो मैंने उसको भी यहाँ पे यूज कर लिया है। जैसे बी पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे 8-8 सेंटीमीटर का, ए पॉइंट से एक्स और एक्स का, सी पॉइंट से 6 और 6 का, तो ये सारी चीजें मैंने यूज कर ली ना। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्किल्स की बात हो जाती है कि जो भी चैप्टर में थ्योरम्स था वो तो यूज कर लिया, वो तो सारा डायग्राम में यूज करके दिख रहा है, लेकिन अभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। हमको निकालना है ए बी और ए सी। मेरे डायग्राम में ए बी का लेंथ है x+6 और मेरे डायग्राम में ए सी का लेंथ है, AC का लेंथ है x+6 और ए बी का लेंथ है x+8। मतलब ए बी और ए सी तभी निकल पाएगा जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब ये x की वैल्यू कैसे निकाले, पूरा खेल इस पे आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे का जो पहले का ज्योमेट्री वगैरह हमने किया ना उसका यूज हो जाता है अच्छा खासा। जैसे कि हमने जब सेंटर ओ को, जब हमने छोटे सर्कल्स के सेंटर को ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ ज्वाइन कर दिया, ए के साथ, बी के साथ एंड सी के साथ, तो हमको ये दिख रहा है कि हमारा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, वो अब किस में डिवाइड हो गया, वो डिवाइड हो गया तीन छोटे ट्रायंगल में। मैं वो छोटे ट्रायंगल्स को लिखता हूँ, एक लिखूंगा एओसी, एओसी के बाद अगला लिखूंगा बीओसी, और बीओसी के बाद अगला लिखूंगा एओबी, है ना। तो ये तीन छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। क्या ये चीज क्लियर है सबको, एओसी, बीओसी एंड एओबी। अच्छा, अब देखिए एओसी जो है, डायग्राम में देखो एओसी को एक बार, तो एओसी में आपको दिख रहा होगा कि ओएफ जो है ना वो परपेंडिकुलर हो रहा है, ओएफ परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, और वो परपेंडिकुलर किस पे है, एक साइड पे है। तो एरिया लिख रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा मेरा यहाँ पे AC, और हाइट हो जाएगा मेरा OF। और जब एक जगह पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाए हैं तो बाकी जगह पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया जाए। तो अब BOC को देखो डायग्राम में, BOC दिख रहा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, जल्दी से मेरे को चैट में बताओ, BOC में परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। हरी अप एवरीवन, आप ट्रायंगल BOC को देखो, देख के बताओ वहां पे परपेंडिकुलर कौन होगा और ये बेस कौन होगा। वेरी गुड, OD आपका परपेंडिकुलर हो गया और BC आपका बेस हो गया, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो BC इंटू OD, और फिर तीसरे में हाफ AOB में देखेंगे तो आपका बेस आपका AB हो गया और आपका हाइट OE हो गया। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कौन सी वैल्यूज की बात कर रहा हूं, तो AC आपका क्या है, डायग्राम के हिसाब से AC हो गया आपका x+6, AC हो गया आपका x+6, OF हो गया आपका, अच्छा अब OF का वैल्यू कितना होगा, पॉइंट इज OF का वैल्यू कितना होगा, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी OF का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है, देखो रेडियस 4 दे रखा है, रेडियस 4 दे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम ना इस पोजीशन पे आके फंस गए हैं, कैसे फंस गए हैं, तो इस पोजीशन पे अगर मैं 4/2 सब जगह से कॉमन ले लूं तो मुझे दिखेगा कि x+6, 6+8, ये तो मेरे पास बेसिकली 2x + 2 × 6 + 2 × 8, ठीक है। तो बाहर 2 और अंदर
x प्लस 12 प्लस 14, सॉरी x प्लस 12 प्लस 16 मतलब x प्लस 28। तो देखो मैंने अभी तक क्या किया, मैंने आपका ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो तीन छोटे ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करके कैलकुलेट किया, तीन छोटे ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करके कैलकुलेट किया। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी भी उसमें x दिख रहा है, अभी भी उसमें x दिख रहा है, x ही तो निकालना है, x निकल गया तो AB और AC कैलकुलेट कर लेंगे। अभी इस x को हटाने के लिए, ये x कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पे आया है, तो हमको अगर किसी और तरीके से हम एरिया ऑफ एबीसी निकाल पाए, अगर किसी और तरीके से एरिया ऑफ एबीसी निकाल पाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम एबीसी वो वाले को इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 28। तो अब अपना अगला पॉइंट आता है दिमाग में कि आखिर एबीसी का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम पूरा ट्रायंगल को देखें ना तो पूरा ट्रायंगल का साइड्स तो दिख रहा है लेकिन बेस नहीं दिया है, सॉरी हाइट कहीं नहीं दिया हुआ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो काम नहीं करेगा। अब रहा बात इक्विलेटरल नहीं है कि √3/4 वो लगा दे, आइसोसेलेस नहीं है, ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं बताया गया है, तो आइसोसेलेस इक्विलेटरल वाला फंडा नहीं लगेगा। फिर अपने पे और जरा सा जोर डालोगे तो आपको दिखेगा कि यार आखिरकार कहीं ना कहीं मेरे पास सारे साइड्स तो दिए हुए हैं ना, सारे साइड्स तो कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। तो अगर सारे साइड्स कहीं पे दिए हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वो उसको कहीं ना कहीं हम ह्यूरॉन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ह्यूरॉन्स फॉर्मूला से एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यूजिंग ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, अब ह्यूरॉन्स फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा था। यूजिंग ह्यूरॉन्स फॉर्मूला एरिया निकाल लेंगे हम लोग। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको ह्यूरॉन्स फॉर्मूला में निकालना होता था सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है, तो वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स AB प्लस BC प्लस AC होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम AB को देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा x प्लस 6, अगर हम BC को देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 6 प्लस 8, और अगर हम AC को देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 14 आ जाएगा, ये आपका आ गया सेमी s। ठीक है, अब जैसे हमको s पता चल गया तो अब हम अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। x प्लस 14 s का वैल्यू है। अब s माइनस ए, थोड़ा ध्यान से देखो a कितना है, a मान लो AB था तो वो x प्लस 8 है, तो x प्लस 14 में से x प्लस 8 अगर माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 6। फिर b मान लो BC था तो वो BC का लेंथ वहां पे 14 दिख रहा है, तो x प्लस 14 में से अगर मैं 14 माइनस कर देता हूं तो x ही ना बचेगा। और लास्ट में C, तो C मान लो AC है, AC की वैल्यू वहां पे x प्लस 6 दिख रहा है, तो x प्लस 14 में से अगर x प्लस 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका यूज सीधा कर रहा हूं, देखो ये मैं साइड में कर रहा हूं और यहाँ पे मैं सीधा इसका यूज कर लेता हूं। ठीक है, रूट अंडर x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू x। तो आई थिंक अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखूं तो रूट अंडर x प्लस 14 इंटू x, 8 6 48 is equal to 2 times of 2x plus 28। क्या आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो? है ना अर्णव? हेलो सर, हम जैसे कह रहे थे कि हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इस तरह से भी तो निकाल सकते थे। आप बताए थे एक बार सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो उस तरह से
हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे सेंट्रॉइड नहीं है ना, सेंट्रॉइड तो मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, तो यहाँ नहीं लगेगा वो? कैसे लग रहा है, देखो वो जो आपके बुक में जो ओडी बना हुआ है, वो ओडी दिख रहा है कि आपका सीडी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है और जो बीडी है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो वो दोनों अलग अलग लेंथ हो गए ना, और अगर वो दोनों अलग अलग लेंथ हो गए तो फिर वो सेंट्रॉइड बनेगा क्या या मीडियन बनेगा क्या? मीडियन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो बहुत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं सारे स्टेप्स जो है एक बार आप वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने सारे पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन किया, मतलब ए बी सी को भी ज्वाइन किया है और डी ई एफ को भी ज्वाइन किया है। फिर मैंने यूज किया है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं उनका लेंथ इक्वल होता है, वो वाली प्रॉपर्टी। तो उससे मेरे को दिख गया कि ये 6 है तो ये सी डी 6 है तो सी एफ भी 6 हो जाएगा, बी डी 8 है तो बी ई भी 8 हो जाएगा। और मैंने माना कि अगर ए एफ को एक्स मानते हैं तो ए ई भी एक्स हो जाएगा। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मैंने एक थ्योरम का यूज कर लिया। और जब मैंने इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो डी पे परपेंडिकुलर हो रहा था, ई पे परपेंडिकुलर हो रहा था एंड एफ पे परपेंडिकुलर हो रहा था। तो मैंने बोला इससे ये पता चल गया कि आपका जो पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, वो बड़ा ट्रायंगल एबीसी 3 छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, 3 छोटे ट्रायंगल्स के एरिया में डिवाइड हो गया। तो वहां पे हमने एबीसी का एरिया को लिखा एरिया ऑफ एओसी प्लस बीओसी प्लस एओबी, ठीक है, इन सबके एडिशन के फॉर्म में लिखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया तो मुझे मिला 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 28। तो एरिया ऑफ एबीसी जो था ना वो एक्स के टर्म्स में आ रहा था और एक्स ही निकालना था हम लोगों को। तो मैंने बोला कि अगर एरिया ऑफ एबीसी आपका एक्स के टर्म्स में आ रहा है तो क्या कोई और तरीके से भी आप एरिया ऑफ एबीसी निकाल सकते हो, ताकि एक और तरीके से भी एरिया ऑफ एबीसी निकाला, एक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से एक्स निकल जाएगा। तो फिर हमने लगाया हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे साइड में हीरोन्स फॉर्मूला का प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला का हेल्प से हमने एरिया कैलकुलेट किया, रूट के अंदर एरिया आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अब आपको ये जो जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब जिनके मन में आ रहा है कि सर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो x प्लस 14 x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 इंटू 48 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2x प्लस 28 का होल स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपना सवाल आंसर निकाल लोगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी वो दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर बचना चाहते हो तो ये देखो, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 12 आ रहा था, है ना, 12x। और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर देखें, 2 को अगर बाहर निकाल लेते हो तो 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो दोनों जगह पे देख सकते हो कि एक x प्लस 14 एक x प्लस 14 जो है कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 12 का x और यहाँ पे बचेगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 14। इसमें से ये 4 इसको कैंसिल करेगा तो 3x आएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 आया और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, x का वैल्यू 7, यही आपका, जैसे x का वैल्यू 7 पता चल गया, जैसे ही x का वैल्यू 7 पता चल गया तो आप देखो AC है आपका x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 13 और AB है आपका x प्लस 8 वो हो जाएगा 7 प्लस 8 15। ठीक है, तो इट्स 4:55, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। अर्णव कह रहे कि सर एक बार अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बता दीजिए, कॉट टेंजेंट थ्योरम, कॉट टेंजेंट थ्योरम आरएस में दिया हुआ है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैं बता तो दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अर्णव उसको आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो आपका सिलेबस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऐसे ओलंपियाड वगैरह के लिए बताते हैं, बट इन जनरल आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है। ठीक है, एनीवेज अब हम बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन बच गया है, इस एक क्वेश्चन को डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है ना।
स्टैटिस्टिक्स शुरू कर दूंगा। आकाश कह रहे कि सर प्लीज स्लाइड द विंडो डाउन सो दैट आई कैन नोट इट। आकाश आई जस्ट अपलोड इट ऑन द ग्रुप ना, मतलब वो जो आपके ग्रुप के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप मैथ्स नोट्स पे क्लिक करना, आप ऑटोमेटिकली आप इस फाइल पे आ जाओगे, ठीक है? तो आप वहां से कर लेना। चलो, थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर। आई थिंक 10 मिनट में आपकी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है अभी, है ना?